बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान शख्सियत सीनियर साफ़ी हैं, कालम निगार हैं, एक अखबार रोज़नामा पुलेखा पंजाबी का पहला अखबार है गालबन पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा चलने वाला यही अखबार था, उसके एडिटर हैं ये। और इसके अलावा 23 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बहुत सी किताबें इनकी रिसर्च बेस्ड हैं, कुछ सफ़रनामे भी हैं, और एक और शौक़ मैं उसका भी ज़िक्र करूं, वो ये है कि इनको सफ़र करने का बहुत शौक़ है। ये तकरीबन 35 से 40 मुल्कों का, ये मैं एग्जैक्टली इनसे पूछ लूँगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 35 से ज़्यादा मुल्कों की ये सैर कर चुके हैं। उसके ऊपर इनकी किताबें, सफ़रनामे मौजूद हैं। और एक और इनका तारुफ़ है, इन्होंने लाहौर के हल्का 125 से जमात इस्लामी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा। ये सियासतदान भी हैं, और ये इस वक्त अपने कारोबार के साथ साथ सियासतदान भी हैं। और पूरे तरीके से जब कोई बंदा कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ता है तो फिर वो जुज़ वक्ती नहीं, कुल वक्ती सियासतदान ही हो जाता है। तो इनसे पूछते हैं कि ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से ये अपने आप को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके। एक और मैं फिर बहरहाल इनसे गुफ्तगू करने से पहले एक और इनका तारुफ़ करा देता हूँ कि ये अपना एक सेंट्रल एशिया में इनके एक सेटअप है, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये MBBS और दीगर डिग्रियों के हवाले से भी उनकी रहनुमाई करते हैं। और वहाँ पे भी इनकी एफिलेशन है 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ अच्छी, तो उसके ऊपर भी इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। ये मैंने इसलिए सारी डिटेल से तारुफ़ करा दिया कि बाद में हम इनसे सारी बातें करेंगे। आप कहेंगे कि अचानक ये कहाँ से आ गई बात, तो ये ज़रूरी था इनको इनके हवाले से सब कुछ आपको बताना। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब ज़बीउल्लाह बुलगन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि दुनिया की आपने सैर की, बहुत से ममालिक में गए, देखा पाकिस्तान का और दुनिया का क्या फ़र्क आपको महसूस क्या होता है जब जाते हैं बाहर? तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपके नाजरीन तक जो है मेरे टूटे फूटे जो है वो गुफ्तगू पहुँचेगी आपके तवस्सुत से। पाकिस्तान का और दूसरे ममालिक का जो फ़र्क है ना जी, पहला फ़र्क तो ये है कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, मदरलैंड है, जन्मभूमि है, इससे प्यार है। बचपन जहाँ गुजरा होता है ना सर, तो उससे मोहब्बत रहती है, ये फितरी बात है। सही बात है। सिस्टम की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत नुमायाँ फ़र्क है। वो कंट्रीज़ जो हमसे बहुत बाद में जिन्होंने तरक्की का सफ़र शुरू किया, वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं सिस्टम के एतबार से, लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से, और क्राइम रेशो के एतबार से, यानी कि बहुत उनकी डाउन है, हमारी बहुत आगे है। आबादी के एतबार से देखा जाए तो वसाइल उनके बेहतर हुए हैं बतदरीज, हमारे वसाइल जो हैं बतदरीज कम होते गए हैं, और नगुफ्ता बे सूरत हाल जो है वो मज़ीद दगरगू हालात में चली गई। वहाँ बेहतरी की तरफ सफ़र है सर, हमारा जो है वो इन्हतात की तरफ सफ़र है। बस ये एक फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है फ़िलहाल। अच्छा, आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, ये डायरेक्ट यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी मुल्क आगे चले गए, बाद में आने वाले हम पीछे रह गए। इसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आई आपको? सर देखें, इसकी बुनियादी वजह डेफिनेटली वो लोग हैं जिनके पास इस मुल्क को चलाने का इख्तियार था, जो रियासत को चला रहे थे, जो साहिबे इख्तियार और अरबाब इख्तियार थे। वो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह से अदा नहीं कर सके। अच्छा। वो अपने दौरे इक़्तिदार में, जिसके पास भी नाम नहीं लेता, जो कोई भी यहाँ पे मार्शल लॉ के अदवार में हमारे ज़बरदस्ती सदर बन गए, या CEO चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर रहे, और या फिर जो जमहूरी हुकूमतें आईं जिन्होंने वोट लेकर हुकूमतें गवर्नमेंटें संभाली, उन्होंने अपना काम दयानतदारी से शायद अदा नहीं किया, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे तमाम जो इदारे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि होना तो ये चाहिए था कि हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होता, बदकिस्मती से हर आने वाला दिन पहले से ज़्यादा बदतर है। आपने रियासती आप इदारों की बात कीजिए, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, चूँकि आपने बात ही शुरू ये की है कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। सर थाई एयरवेज, थाईलैंड की जो कौमी एयरलाइन है, उसकी मईशत में वो 17% अपना रोल प्ले करती है, पैसे इकट्ठे करती है, चलती है पूरी दुनिया के अंदर,
और उनकी कौमी एयरलाइन पैसे कमाकर अपनी कौमी मईशत में एक काबिल जिक्र और नुमाया हिस्सा डाल रही है, बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है, 15-16% जो है। हमारा हाल ये है कि सर हमारी खसारे में हमें जेब से पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको छोटे से मुल्क की बात बताता हूं कि उज़्बेकिस्तान जो है अफगानिस्तान के उस पार वाक़े है। हम इधर हैं, हमारे बिटवीन अफगानिस्तान है। वहाँ सर बुलेट ट्रेन चल रही है, लाहौर से इस्लामाबाद जितना सफ़र जो है वो बुलेट ट्रेन सर 1.25 घंटे में तय कर रही है। अच्छा। हमारी ट्रेन यहाँ से तेज़गाम या खैबर मेल चलती हैं, वो 5.5 से 6 घंटे लगाती हैं। तो मैं ये वो पुरानी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आई एम टेलिंग टू यू अगेन एंड अगेन कि हमारा सफ़र तरक्की की तरफ वो हमारा मुंह ही नहीं हुआ। हम यकीन जान लीजिए जनूब की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहे हैं, हम बगैर वजू के सजदे किए जा रहे हैं। सर नतीजतन ये है कि नमाज कहाँ कबूल होनी है। जो मुअज्जिन है, जो अजान दे रहा है, वो अजान दे के सर चला जाता है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा। ये हमारी अशराफिया का और हुक्मरानों के हालात है। आपने कहा ना जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार ये है। वहाँ पर सर एहतसाब की जो एक रवश और एहतसाब का ज़ाब्ता है ना, वो बड़ा मजबूत है। वो 19-20 तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सर 10-20 बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात। मैं चूँकि उज़्बेकिस्तान में रहता हूँ, उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में, जहाँ पर मेरा घर है उससे कोई हार्डली 100 मीटर भी नहीं बनता सर, उससे भी थोड़ा है। उमर होम के नाम से एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी कह लें, फ्लैट्स की, कंडोमिनियम भी कहते हैं उसको, मेरा ख्याल है कम से कम कोई 1800-2000 फ्लैट पे मुश्तमिल होगी। वो 40% बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। 60% नहीं बनी, खंडरात में तब्दील हो गई, गिरना शुरू हो गई है। 7-8 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये कौन है, ये क्यों कंप्लीट नहीं, इतनी प्राइम लोकेशन, इतनी बेहतर लोकेशन पे है। उसने कहा ये उमर ख़याम इस बंदे का नाम है, उसने अपने नाम से इसको ना उमर होम बनाए थे। दुबई से ये आया था। हुकूमत ने सिर्फ उससे ये पूछा है कि आप हमें ये बता दें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल जिसे आप कहते हैं, सिर्फ ये बता दीजिए। उन्होंने कहा वो नहीं बता सके कि कहाँ से आए हैं, तो अब वो जेल में हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है। मतलब ये सर इस्लाम करीमोफ, सर प्लीज एक बात, इस्लाम करीमोफ जो उनके कायदे आज़म मोहम्मद अली जना हैं, जिन्होंने कल यानी कि 1 सितंबर को वो अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं। इस्लाम करीमोफ का बेटा कोई नहीं है, उसकी एक ही बेटी है। और इस्लाम करीमोफ की ज़िंदगी में 2012 में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि आपने करप्शन किया, ठेकों में किकबैक लिया है, और नतीजतन सर ये निकला कि वो गिल्टी साबित हो गई ट्रायल में, और उनकी ज़िंदगी में जो इस्लाम करीमोफ थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी को जेल हो गई। 2016 में जब उनका इंतकाल हुआ तो वो जेल से अपने अब्बे की शक्ल देखने के लिए आई। सर इसलिए आज वो 3.5 करोड़ आबादी वाला मुल्क जो है ना सर, आप उसका कैपिटल जाकर देखें ताशकंद, वो दुबई बन चुका है इस वक्त। कहीं बाद से सफ़र शुरू करने वाला मलेशिया हमसे, जिसने विजन 2020 दिया, और आज सर देखें यकीन जाने पुत्रा जाया जो नया कैपिटल उन्होंने बनाया है। आप दुबई विजिट कीजिए, सिंगापुर विजिट कीजिए और पुत्रा जाया विजिट कीजिए, आपको लगेगा दुबई तो बहुत पीछे रह गया है। सही सर सफ़र नहीं कर पा रहे ना, सिम्मत ही ठीक। अच्छा, ये जितनी भी बातें आपने की हैं, इस पे आपने बात की है कि हमारे हुक्मरान, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो मिलिट्री रूलर थे, या जो भी मुख्तलिफ थे, उनकी आपने बात किया, लेकिन इस सारी गुफ्तगू में अवाम की जो एक बतौर शहरी हमारी ज़िम्मेदारी है, उनका आपने जिक्र नहीं किया। उस पर ज़रा कमेंट्स कीजिएगा कि वहाँ के शहरी जो अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से अदा कर रहे हैं, और हम बतौर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से अदा कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ज़बी साहब, आपसे मैंने पूछा था कि ये तो आपने हुक्मरानों का तो जिक्र कर दिया, अशराफिया का तो जिक्र कर दिया कि वो उनकी नीयत ठीक नहीं थी, उनका जो स्टाइल ऑफ हुक्मरानी आप कह सकते हैं वो ठीक नहीं था, फ़ैसले ठीक नहीं थे, लेकिन बतौर शहरी पाकिस्तानी बतौर, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? सर मैं 2 तरह से ये अर्ज़ करना चाहूँगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम अपने बादशाहों या हुक्मरानों के दीन पर होती है, यानी कि हुक्मरान जिस तरह का होता है ना, कौम का रुझान उधर को हो जाता है। दूसरे मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान आ जाते हैं। अरे सुनिएगा ना, मैं वही बात करने,
दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अफलास है यानी गुर्बत है वो ईमान के लिए भी खतरा है। हुब्बुल वतनी सिविलाइजेशन उसके बाद आती होंगी ना, पहले सबसे पहले तो ईमान चीज़ है ना। फरमाया गुर्बत ईमान के लिए भी खतरा हो सकती है। सर कौमें जो होती हैं ना इनको ऑर्गेनाइज और एजुकेट करना पड़ता है। ये इंतहाई अहमकाना ख्याल है कि यूरोप वाले इसलिए सिविलाइज हो गए हैं कि वो जमदे जड़े सन्ना उन्होंने पता लग गया सी कि जनाब हमने रोड जो है वो किस तरह क्रॉस करनी है, सिग्नल ब्रेक नहीं करना, चोरी हमने करनी नहीं, ऐसा नहीं होता। सर ये उस मुल्क के कवानीन और उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है जो अवाम और कौम को पाबंद बनाती है कि वो एक अच्छे शहरी बनकर रहें। अमेरिका को हम कई बार एग्जाम्पल करते हैं, बड़ी नवश्ता दीवार है कि 80s में वहाँ पे आपको पता है कि बिजली का ब्रेक डाउन हो गया था, और 4 घंटे के लिए बिजली गई और स्टोरों के स्टोर लूट लिए गए पूरा, बिल्कुल कैमरे बंद हो गए, पूरी मार्केट मोहल्ले के लोगों ने स्टोर लूट लिए उसी महजब कौम ने, जिसको हम महजब कहते हैं कि बड़े तहजीब याफ्ता है। सर ऐसा होता नहीं है। कौमों को एजुकेट करना पड़ता है, उन्हें ज़ाब्ते का पाबंद बनाया, नहीं सख्ती भी करनी पड़ती है, रोटी भी देनी पड़ती है, राज्य के रोटी खुआनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद इस्तेहकाक मुझे है, मेरा हक है, मैं पूछूं कि तुम्हें मैंने इतनी बेहतरीन सड़कें दी हैं, तुम अपने घर से निकलते हो, अपने शिमला पहाड़ी जाते हो, गुलबर्ग जाते हो, समनाबाद जा रहे हो, तुम इतनी बेहतरीन सड़कों पे सफ़र करते, कहीं खड्डा नहीं, बारिश आ जाए कहीं पानी खड़ा नहीं होता, बताओ मुझे इन सड़कों का तुम टैक्स क्यों नहीं देते? लेकिन जिस सड़क पे गोडे गोडे पानी खलोता है वह टैक्स हुक्मरान केड़े मुंह नाल मंगेगा? जब उसको नहीं सड़कें तो लाहौर की आप ये देखना आज से 20 साल पहले की 25 साल पहले की जो सड़कें थी, जी जी, सिर्फ लाहौर की नहीं मैं बात कर रहा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से रोड स्ट्रक्चर जो बेहतर हुआ है जी, तो वो ये तो नहीं था, ये ग्रेजुअली बेहतर हो रहा है ना। सर देखें जहाँ से हमने बात शुरू की थी, बेहतरी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का नाम सर नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं सर। आप लेकिन उस पर भी हम आज भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पे उसको कोशिश होती है कि किसी तरह से यहाँ से बच के निकल जाए, फिर वही अगर आप वहाँ और सिर्फ कितने 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए देने से। सर मेरी अर्ज सुने, मैं फिर वो कहूँगा आप कानून इतना अच्छा बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है सर? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो कहता है कि अमजद इकबाल जुर्म करता है वो बच जाता है, और वो चोरी करता है और उसकी कोई पकड़ नहीं है, ज़बीउल्लाह चोरी करता है वो पकड़ा जाता है तो कहता है फिर मैं भी अमजद इकबाल ही बनना हुआ। मसला ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कानून सबके लिए यकसा है नहीं, ताकतवर के लिए और है, दूसरे के लिए और है। वापस उस बात पर आते हैं कि कौमें कैसे बनती हैं। कौमों को एजुकेट सर करना पड़ता है, कौमों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो कानून है सबके लिए यकसा है, और अगर कोई और भी करेगा जुर्म तो उसके लिए भी यही सजा है, जो मैं करूंगा तो मेरे लिए भी यही सजा है। अगर इस ज़ाब्ते का सर मैं आपको बताऊं, मैं आप मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, हमसे यकीन जानिए सपोज 93 में एक मुल्क आज़ाद हुआ है, हैं दुनिया में ऐसे मुल्क 10 को तो मैं जानता हूं जो 93 में एक दिन आज़ाद हुए थे। बिल्कुल सही। सेंट्रल एशियन स्टेट है, रशिया से जो अलग हुई थी, बिल्कुल ऐसे एक ही दिन 10 हुए थे ना। एक ही दिन सर उन 10 की 10 सूरत हाल आप जो क्राइम रेशियो आप निकाल के देख लीजिए सर, यकीन जानिए कि दरख्त काटने पर 6 महीने सजा है। दरख्त काटने पर किसी की जरूरत नहीं है कि अपने घर में लगा दरख्त काट ले। वो गवर्नमेंट को सर लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, कहते हैं जी हमने नया कमरा बनाना है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दरख्त काटना है, इजाज़त दें। वो इजाज़त देते हैं तो फिर उस दरख्त को काट सकते हैं। अपने ही घर में लगा दरख्त नहीं काट सकते क्योंकि कानून की अमलदारी है, सख्ती है कानून की। हमारे यहाँ सर जब ये सिस्टम बने, पहले तो कानून का ज़ाब्ते का पाबंद बनाया जाए लोगों को, उसके बाद फैसिलिटेट किया जाए। लोग टैक्स चोरी क्यों करते हैं सर? ज़कात दे देते हैं मोहल्ले में, ज़कात भी कहाँ सारे देते हैं? नहीं सर, ये मज़हब को समझता है दे ही देता है। सर देखें वही बंदा जो ज़कात देता है उसी से आप पूछ लें, आप टैक्स ईमानदारी से देते हो सारा? जो ज़कात देने वाला भी टैक्स ईमानदारी से नहीं दे रहा, वो पूरा नहीं दे रहा। क्यों? उसे पता है कि मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ, इस सिस्टम का मैं बेनिफिशियरी। अच्छा ये मुझे एक इस बात की समझ नहीं आती है हमेशा कि जी के बेनिफिशियरी टैक्स का मैं नहीं हूँ। दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे ये लोग कहते हो कि जी आप पहले हमें फैसिलिटेट करें फिर उसके बाद हम टैक्स देंगे? अच्छा। और यहाँ पे तो हमारा जब भी कोई छोटा छोटा मतलब टैक्स
फर्ज करें कोई 2000 रुपये का टैक्स लगता है तो उसके ऊपर हड़ताल आ जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा ये अर्ज करूँ, बेनिफिशली 77 ईयर्स में भी सर हमारा इस्तेकाक नहीं बना अभी तक कि हमको नहीं है ना हमारी। आप ये तो देखें ना, आज भी आज अगर हम बात करते हैं, आज आपका बजट कितने का है? 18,000 अरब का जी। उसमें आपके पास डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे हैं जी? आप पूरी बात कीजिए, मैं बताता हूँ। वो देखिए, मामला ये है कि आपके पास तो बचते ही नहीं है पैसे ना। अच्छा सर, मैं कर्ज करूँ, पैसे हमारे पास बचते नहीं हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट फंड्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, 45 अरब रुपए सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड से कट लगा के तो बिजली के जो एक बिल थे उनमें रिलीफ दिया 2 महीने के लिए। ऐसे ही है। इट मीन के 45 अरब से ज्यादा फंड रखे गए थे। यकीनन 700 अरब रुपए हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो डेवलपमेंट के लिए नहीं सर, नहीं, ये डेवलपमेंट फंड के नाम पे सर ये एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो अपने एमपीएस के चला जाता है। आपको पता है कि अगर आप सियासी बात करेंगे ना सर, तो मुझे थोड़ी थोड़ी आती है सर। जनरल सर नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस कभी जो रवायत थी इसकी बुनियाद डाली थी, जो रवायत कायम की है जुनेजो दौर में, चूंकि आज़ाद असेंबली थी, वहां पे कोई पार्टी थी नहीं, तो एमपीएस और एमएनएस को अपनी तरफ रखने के लिए डीसीओज को, कमिश्नर्स को पाबंद किया गया था कि ये पैसे इनके जरिए खर्च कराएं, बल्कि पैसे दे दिए जाते थे। ठीक है। और आज भी बलूचिस्तान में ऐसा ही हो रहा है कि एमपी एमएनएस को पैसे दे दिए जाते हैं कि आप खर्च करें। सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी जो मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुई है और उसमें डिसाइड या राना सनाउल्लाह भी उसमें मौजूद है, तो क्या यही तय पाया ना कि जिस तरह से फंड्स मुस्लिम लीग नून के लोगों को दिए जाएंगे पंजाब में, उसी तरह से फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस को भी दिए जाएंगे। देते हैं ना सर कि ये स्कीम आपने बना के देनी है, इसके लिए फंड्स देने आपने। ये जनरल मुशर्रफ साहब ने सर थोड़ा सा इसमें रिफॉर्म की थी, अदरवाइज पहले डायरेक्ट पैसे ही जाते थे कि लगवा लो जिथे लगवाना है। अब उसमें ये कर दिया है उन्होंने कि ये आपके हलके का हमारे पास 5 करोड़ रुपया आ गया है, आप स्कीमें दें, आप बता दें ये कहाँ लगाना है और किस ठेकेदार को देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये कि जी कि मैं ये कहूँ कि जी कि वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी फिर लग रहे हैं ना, पैसे तो लग रहे हैं सर, लग रहे हैं सर। नो सर, अगर 5 करोड़ आया है, मैं आपको कागज पेन पकड़िए, मैं आपको अभी बनाकर देता हूँ सर। अगर 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ से ज्यादा लगता हो तो पूरा आधा जेबों में जाता है। आपसे यही कह रहा हूँ कि 50% वापस आने लगा हूँ, वापस बात टैक्स पे। अच्छा, लेकिन इस पे टैक्स के बेनिफिशियरी होने की बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद ये बात जारी रहेगी। नाज़रीन, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़बी साहब, हम वक्फे पर जाने से पहले बात कर रहे थे डेवलपमेंट के हवाले से। ये बात आपकी दुरुस्त है, ठीक है कि जी उसमें हमारे यहाँ पे एक करप्शन एक एलिमेंट है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जी कि कोई जस्टिफिकेशन है उसकी कि ये होनी चाहिए, या मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि करप्शन के बावजूद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट मुल्क के अंदर हो रही होती है। लेकिन हम इस बात को बुनियाद बनाकर इस बात से किसी जगह भी, जैसे जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कि जी कि ये करप्शन ना हो। लेकिन उस करप्शन को बुनियाद बनाकर मैं करप्शन करूं कि जी टैक्स चोरी बुनियादी तौर पर करप्शन है ना, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। अगर जब तक कौमी ख़जाने में पैसे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक हम डिमांड नहीं कर सकते हुकूमत से। इस वक्त चले हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत का जो स्ट्रक्चर, आप चूँकि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा आपने एक लाहौर के हलके से और जमात इस्लामी के टिकट पर लड़ा। जमात इस्लामी इस वक्त अवामी फलाह के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए बड़ा काम कर रही है और धरना दिया, इस वक्त भी कॉल दी हुई है उन्होंने। तो जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनमें इस तरह की सियासत क्या सूट करती है? किस तरह की सर? कोई एहतजाज की सियासत? हाँ, अगर तमीरी एहतजाज है तो करती है, क्यों नहीं करती सर? अगर पॉजिटिवली और पुरअमन एहतजाज है हाँ, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है एहतजाज करने में। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है। नहीं, मैं तो उस पर इनकार नहीं कर रहा कि को इजाज़त देता है, बिल्कुल देता है। और किया अभी कितने दिन धरना दिया वहाँ पे। और आप देखिए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी लियाकत बाग में कोई अगर
एक गमला भी टूटा हो नहीं तो टूटा, आप गिला बिल्कुल, कीजिए। बल्कि 27 के काबिल है ये बात। उन दिनों में जिन दिनों ये एहतजाज चल रहा था, उस सराउंडिंग में लोगों की सेल बढ़ गई थी दुकानों वालों की। वहाँ पहले से ज़्यादा जो खांचा रेडी फरोश आ गए थे और ठेले वाले आ गए थे, होटल्स की, रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी। तो सर मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात जिसकी नीयत जो है वो ठीक हो, और बजाय इसके कि वो अपने इक़्तिदार की सियासत करे, वो लोगों के मसाइल हल करने की सियासत करे, लोगों के वेलफेयर की सियासत करे, तो वो अपने ही मुल्क में सारी इंतशार नहीं फैला सकती, वो अपने ही मुल्क की बिल्डिंगों को आग नहीं लगा सकती। जिस तरह के हालात मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह के हालात हैं, हालात इस वक्त हम देख रहे हैं। अभी अब 4 दिन पहले जो कुछ हुआ, कल जो हुआ, परसों जो हुआ, मैं उनकी सारे मामलात सर देखें, मैं एक अर्ज करूं, उनमें खदशा तो होता है ना इन चीज़ों का। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ये बदकिस्मती है हमारी कि हम उस खित्ते पर मौजूद हैं कि जहाँ चारों तरफ से हम जो है वो घिरे हुए हैं, दुश्मनों के अंदर घिरे हुए हैं, और दोस्त कम हैं और दुश्मन ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि मगरब की साइड पे अगर हम देखें अफ़गानिस्तान की तरफ, तो वहाँ तो हमेशा से वो एक जंग का मैदान रहा है हमारे लिए, और बराह रास्त हम उसमें इन्वॉल्व होते रहे हैं। और बलूचिस्तान में भी जाहिर है जो दूसरी गैर मुल्की ताकतें हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं और उठा रही हैं, और हमारी जो अफवाज हैं वो डेफिनेटली सर बसरे पे कार हैं, उस पर लगी हैं, मुकाबला भी कर रही हैं और ऑपरेशन भी कर रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी हो रहे हैं। लेकिन सर इसके सब के बावजूद भी ये बात ठीक है कि अगर घर के एक कोने में आग लगी हुई है और उसको बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, तो उस जवाज़ की बुनियाद पर सारा घर तो नहीं जला लेना चाहिए ना, कि बाकी भी सड़ जाए, बाकी को तो बचाना चाहिए ना। और इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, एक तरफ आग लगी है, हो सकता है दूसरी तरफ जो है वो ओले पड़ रहे हों, हो सकता है बारिश हो रही हो, उससे महफूज रखना हो। तो जमात इस्लामी बेसिकली वही तवज्जो दिला रही है। जमात इस्लामी ने कोई एहतजाजी सियासत नहीं की, जमात इस्लामी का कोई हुकूमत हटाओ एजेंडा इवन नहीं है, इवन हम अपनी फ़ौज के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, कोई हम बात नहीं कर रहे, हम तो हुकूमत को भी हटाने की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंपल सी ये बात रिलीफ की बात कर रहे हैं कि लोगों के पास वसाइल कम है, लोग मर गए हैं, पिस गए हैं, आप मेहरबानी करें इनको थोड़ा रिलीफ दे दीजिए। जिस तरह आपने कहा कि अगर मईशत के अंदर जो है वो एक सस्टेनेबल सिचुएशन आती है और स्टेबिलिटी आती है, तो सर हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं। हम कह भी तो ये रहे हैं कि आप मईशत पे ध्यान दीजिए, आप गरीब लोगों तक उसके असरात पहुंचाइए। अब मसला ये होता है कि मईशत अगर बेहतर हो रही है और उसका फ़ायदा जो है वो चंद अफराद या चंद हज़ार अफराद उसका बेनिफिशरी हैं और बाकी सारे लोग उसके फ़ायदे से महरूम हैं, तो फिर सर ये सिग्नल जो है ना ये ब्रेक होने ही होने हैं, फिर टैक्स चोरी होने ही होने हैं, फिर टूल प्लाजा से जो है ना वो गाड़ी उसने स्पीड से गुजारनी है कि मुझे टैक्स ना देना पड़े। ट्रस्ट नहीं, एतमाद नहीं है। मसला ये है कि जब हम देखते हैं जी कि वो फलां सियासतदान हैं, हुक्मरान भी हैं। मैं अब एक बात बताऊं आपको, मैं नाम नहीं लेता, आपने, मैं खुद भी चूंकि एमएनए का इलेक्शन 2 दफ़ा लड़ चुका हूं, आपने 1 दफ़ा कहा, जी बिल्कुल, गुजरांवाला से भी इलेक्शन लड़ा था, तो मैं 2 दफ़ा चूंकि एमएनए का इलेक्शन लड़ चुका हूं। सर एक हमारे पंजाब के एमएनए हैं, उनके जो पीए हैं कुछ वहाँ भैंसें चोरी हुई हैं इलाके में, और पुलिस तफ्तीश करती करती जो है वो पहुँच गई है उनके पीए तक, ठीक है, और पीए को अरेस्ट कर लिया है, और वो एमएनए साहब पुलिस से मिड भीड़ कर रहे हैं, लड़ते हैं कि तूने क्यों इनको पकड़ा, इनको छोड़ो, इसको छोड़ो। उसने कहा फिर आप कह दीजिए कि आप सरपरस्ती कर रहे हैं। उन्हें नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप जो, उसने इसको छोड़े, मैंने पकड़, मैं इसको जेल नहीं जाने देना, मैं आपको बता दूं, इसको निकालें मिसलकों में, फलां करेंगे, उसमें तफ्तीश में निकालें, अब एक गुना लिख दें उसमें। हाँ सर मुझे बताएं, अगर एक एमएनए जो है नहीं करना वो चाहिए रस्सा गिरों और मज्जा चोरां दा सरपरस्त है, मुझे ये बताइए जरा, तो सर लोगों का ट्रस्ट कहाँ होगा? नहीं, लोगों का ट्रस्ट वाकई नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं ना, इस पे एक सवाल का और बनता है ना जी सर, तो हल्के के लोगों को नहीं पता ये कैसे कैरेक्टर का आदमी है, तो आपको नहीं पता ये कैसे एमएनए बनते हैं? नहीं, मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना, 18,000 वोट लेके एमएनए बन जाता है सर, और 1,18,000 वाला हार जाता है सर, आपको नहीं पता? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो 1,18,000 वाले जीता, मैंने तो देखा। नहीं, आप गुजरात में विजिट कीजिए ना सर, क्या वहाँ एक बंदे ने 18,000 लिया, लेकिन सर वो एमएनए बन गया, और जिसने 96,000 वोट लिया वो हार गई है।
और सर आप नहीं, ये आपकी राय हो सकती है। मेरी राय नहीं हो सकती। नहीं, आपकी राय है। ओके, मेरी राय है तो सर फिर ये भी देखना मुझे किसने खबर पहुंचाई है। नहीं, खबर की बात है, ये वही खबर है ना, ऐसे ये जैसे जो बहुत सारी चीजें चलती हैं। सर ये जो हम कर रहे थे ना, कौम को एजुकेट करना, कौम को बताना कि भाई आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने कानून पे अमलदारी करनी है। सर मैं मजहबी बात नहीं करना चाहता, मैं वही करना एक छोटी सी बात करता हूँ, मजहबी बात नहीं करना चाहता, हाँ, छोटी सी बात करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई और उसने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा बेटा जो है ना गुड़ बड़ा खाता है, इसको मना करें। आपने इरशाद फरमाया इसको कल लेके आना। वो कल आई, आपने कहा बेटा गुड़ ना खाया करो। उसने कहा यार रसूलुल्लाह कल ही फरमा देते, इतनी सी बात थी। कहा नहीं खातून, कल मैंने खुद खाया हुआ था। ये बात ठीक है सर, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदूंगा पाँव तले, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मैं यही आपसे कह रहा हूँ। देखिए बात ये दूसरी तरफ बात चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को एजुकेट करने की भी तो जरूरत है ना, लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। कौन करेगा कि भाई मैं और आप करेंगे ना, हम तो कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, करना है, हम कर रहे हैं। वो जो बंदा जिसका पता है कि ये कैसे कैरेक्टर का आदमी है, ये किस तरह का आदमी है, उसको क्यों वोट देते हैं? नहीं सर, वोटों से हम बन ही नहीं रहे। नहीं, वोटों से ही बनते हैं। नहीं बन रहे। नहीं, मैं देखिए बात फिर वही बात आ जाती है। चलें थोड़ा सा मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आपके अपने हल्के में, जहाँ पे इस वक्त आपका चूंकि ताज़ा तरीन इलेक्शन रहा, आपने पिछली दफ़ा लड़ा था ना गुजरांवाला से, जी सर, इस बार आपने लाहौर से लड़ा। उस हल्के में चूँकि आप रेगुलर काम कर रहे हैं उसमें, अभी मुझे पता अभी आपका और भी प्रोग्राम है इस अगले महीने में भी, तो क्या रिस्पांस क्या आ रहा है इस वक्त? सर जो आवाम का रिस्पांस है ना, यकीन जाने बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव है। अभी मैंने एक वाइट पेपर हम जारी कर रहे हैं रायवंड में और मांगा में। 15 साल, चूँकि वहाँ के जो MNA हैं उनको 15 साल हो गए, 3 दफ़ा वो MNA इलेक्ट हुए हैं। हम वहाँ डिफरेंस बता रहे हैं कि 15 साल में क्या डेवलपमेंट की है मौजूदा MNA साहब ने और क्या महरूमियाँ हैं, और मतलब उसमें सारा कुछ ये बताएंगे। मैं ज़रा वाइट पेपर पे आपसे बात करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद करते हैं इस पर डिटेल से बात। नाज़रीन, मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आपके हल्का 125 की, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ा। आपने कहा कि जी आप उस हल्के के ऊपर एक वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, जिसमें ये होगा यकीनन कि जी के जो पहले से वहाँ पे इलेक्ट होते आ रहे हैं उनकी खिदमात के हैं हल्के के लिए, और आप क्या करना चाहते हैं, यकीनन यही कंपैरिजन आप देंगे ना। तो अब तक वैसे आपके ख्याल में क्या किया उन्होंने? हाँ सर, देखें जो एक बुनियादी मसाइल है ना, वैसे तो पूरे मुल्क का हाल ही मंदा है, लेकिन मेरा हल्का चूँकि देहात पे मुश्तमिल है ज़्यादा। जो बड़े शहर या कस्बे हैं वो 2-3 ही हैं, जैसे चूंग है एक बड़ा कस्बा है, और रायवंड और मांगा मंडी, ये बड़े कस्बे हैं। या कुछ शहरी आबादी, कुछ टाउन है, 4-5 टाउन, बहरिया टाउन है और फ़िज़ाइया है, ये वाले कुछ टाउन आते हैं इसमें। ज़्यादा देहाती इलाके हैं, और सीवरेज का, पीने के साफ़ पानी का, तालीमी इदारों का, स्कूलों कॉलेजों का जो हाल है, हेल्थ का, अस्पतालों का जो हाल है, इंडस हॉस्पिटल रायवंड में है, बस क्या ये अल-अमान है, वहाँ पे कोई हाल नहीं। पूरे रायवंड के अंदर पीने का साफ पानी कोई नहीं है। दिल्ली का रायवंड के अंदर 4,80,000 रुपये का पानी बिकता है। दिल्ली का कैन बोतलें जो बिकती हैं वहाँ पे, ये दुकानों वाली बोतलें नहीं, जो 1.5 लीटर वाली बड़ी वाली बोतलें जो हैं, जो कंटेनर आते हैं, कंटेनर भरकर लाते हैं और वहाँ रख के टैंकर लाते हैं, और वहाँ भर के बोतल जो वो देते हैं, ये 40 रुपये की बोतल है, वो बड़ी 19 लीटर वाली। जी बिल्कुल, मैं समझ। तो सर 4,70,80,000 रुपये का डेली का पानी वहाँ पर फरोख्त हो रहा है, और जाहिर है वो इसके मतलब पूरे रायवंड में या एक एरिया में? ना रायवंड के अंदर। रायवंड खुद भी बहुत बड़ा नहीं है सर, छोटा ही है। तो वहाँ पे 5 लाख का अप्रोक्सीमेटली अगर दिल्ली का पानी वहाँ पे हो रहा है, तो 1.5 करोड़ रुपए का सिर्फ पीने का पानी बिक रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वो टैंकर माफिया है, जो पानी बेचने वाला है, वो क्यों कर चाहेगा कि वहाँ कोई टैंकी बनाए? बिल्कुल सर, उस 1.5 करोड़ रुपए से मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ कि उस 1.5 करोड़ रुपए से पानी की जो एक पानी की टैंकी जो है ना, वो तकरीबन हम बना सकते हैं। वो लोगों को जो फ्री पानी मिल सकता है। जब आप ये कहेंगे लोग आपको ये कंट्रीब्यूट करेंगे? मैं गवर्नमेंट को हट के बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को बनानी चाहिए जी, लेकिन क्या वो जो खरीदते हैं
जो 1.5 करोड़ रुपए का सर अगर पानी। एजुकेट किया जाए, लोगों को रिक्वेस्ट की जाए तो कुछ वो डालें, कुछ हम डालें, तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम मांगा में करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी ठीक सर, है, हम ठीक। मांगा में इस पे जो मतलब सेवरेज ये का इशू अपनी है, तरफ से, जमात की तरफ से आप वहाँ पे जी जमात की तरफ से या हम अपने साथियों कुछ से मुशावरत की है। मैं एग्जांपल करता हूँ आपको कि मांगा के अंदर जो है ना सर, थाड़ एक इलाका है जहाँ से पानी नीचे जाता है। हाँ। सर सिर्फ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का सीवरेज नाला बनना है और लोगों की तकरीबन 70-80 एकड़ ज़मीन बच जानी है, सही है। क्योंकि वो सीवरेज का सारा पानी उन ज़मीनों की तरफ जा रहा जाता है। है, ठीक है। अगर हम वो 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर का वो बना दें, हाँ, नाला ड्रेन बना बना दें, दें जी उसको, सर, हाँ, ठीक है। नाला बना दें, भले कच्चा नाला बना दें, तो वो पानी सारा दरिया में जाकर गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो वो लोगों की ज़मीनें बच जाएंगी। लोग पिस रहे हैं, लेकिन 15 सालों में वो उनकी ज़मीनें छप्पड़ बन गई हैं बेचारों हाँ, की। फिर सराउंडिंग में जो एरिया है सर, वो घर में नलके का पानी या बोर का पानी भी स्मेल वाला आना नहीं, शुरू हो गया है, वो नहीं, वो ख़राब हो काबिल चुका है। इस्तेमाल नहीं रहता। तो अब मैं तो नहीं कहूँगा एमएनए से जाके ना कि इसको बना दो। मैं तो जब एमएनए होता कौन है, मैं मुझसे पूछने का, मैं उससे ये इस्तेकाक ही कैसे रखता है कि मैं उससे जाकर कहूँ? ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब का काम है, ये एसी साहबा का काम है, या उनको मैं जाकर कहूँगा। और ये मैं अब करने जा रहा हूँ, हक दो मांगा तहरीक, हक दो रायवंड तहरीक। अच्छा। ये हमने अनाउंस कर देनी है अभी 3-4 दिनों में। ठीक, और ये जो मसाइल हैं लोगों के, इंशाल्लाह हमने हल करवाने हैं, इसलिए कि एसी साहबा जो है ना, वो एमपी एमएनए से तनख्वाह नहीं लेती, ना वो किसी वज़ीर आला से लेती हैं, वो मेरे पैसों से तनख्वाह मैं दे रहा हूँ उनको, और मेरे पैसे मेरे ऊपर ही लगने चाहिए। मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि मेरे घर की दीवार ऊंची कर दें, मैं उन्हें ये नहीं कह रहा कि मुझे गाड़ी एक और ले दें। हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी मेट्रो ठोकर तक आ रही है, इसको आप लेके आए मांगा तक, आप उसका बढ़ाएं, आप मज़ीद उसको आगे लेकर आएँ। इधर से जैसे हमारी मेट्रो जो है रायवंड रोड वाली जो है, इसको भी हम ये कह रहे हैं कि एक्सटेंड करें, अली टाउन तक है ना, उसको रायवंड तक लेकर आएँ। रायवंड को वैसे आप लाहौर का हिस्सा मानते हैं, 2012 से आप कहते हैं लाहौर का हिस्सा है, लेकिन लाहौर का हिस्सा भी है, लेकिन वो जो है वो रेगिस्तान भी बना रखा है आपने उसको। तो आप उसी जो मेट्रो बस है उसको आप यहाँ तक लेकर आएँ, हमारे रायवंड तक। सर 200-200 रुपया किराया दे के लोग यकीन करें रायवंड से लोग, नहीं वो बड़ी परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें एमएनए को पता है, एमपीएस को पता है, मैं इसलिए उनको मुखातब कर रहा हूँ एमपी एमएनएस को कि वो इन्फ्लुएंस रखते हैं इंतजामिया पर, वो चाहें तो ये काम करवा सकते हैं, लेकिन वो करवा नहीं रहे। ये यकीनन आपकी ये काफ़ी यकीनन लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ इसके निकलेगा। आपने 22 किताबें लिखी अब तक, 23 कर लें सर, 23 कर लें, हाँ 23 बिल्कुल, 23 किताबें आपकी आ चुकी हैं अब तक जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सबसे आपको कौन सी किताब आपको सबसे ज़्यादा, जो वैसे तो अपनी तख्लीकात हैं और अच्छी लगती है हर कोई, लेकिन एक होती है जिससे आप उनको पहली 2-3 को आप किस तरह से अपग्रेड करते हैं? 2-3-4 आप कहें तो आसानी हो जाएगी। इस तरह कर ले, 3-4-5 कर लें। हाँ, एक कहेंगे तो सर वो तो जैसे एक बाप को, माँ को सारे अपनी औलाद प्यारी है, एक मुसन्नफ को अपनी सारी तसानीफ अच्छी लगती हैं। मेरी कुछ किताबें सर बार बार पब्लिश हुई हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग उन्हें उससे शौक से पढ़ा है। जी जी। मेरा सबसे पहले एक मेरा सफ़रनामा था जो माउंटेन एरियाज़ का था, हल्का यारा उसका नाम था। वो कोई 1,60,000 के करीब प्रिंट हुआ, 98 में लिखा था। वो तंज़ो मज़ाक पर था। जी जी बिल्कुल। और वो बड़ा हिट हुआ, पढ़ा हुआ जी जी। तो वो बहुत ज़्यादा चला वो, चूँकि उसे इस्लामी जमीयत तलबा ने ओन कर लिया। इस्लामी जमीयत तलबा अपने कारकुनान को पढ़ाती थी, कोई तहजीब भी थी, कोई बदतमीजी नहीं थी, चीज़ें। तो वो सर बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ, हल्का यारा, हल्का यारा। ठीक है। फिर सर मेरी किताब बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग, वो मेरा 2-3 साल पहले, नहीं सर ये 2012 में आई थी, 2012 में, ठीक है। तो ये सर बहुत दफ़ा प्रिंट हो चुकी है। ये चूँकि आप कह सकते हैं कि ये इंग्लिश को शामिल करके, उर्दू में तो खैर ये 70 सालों में पहली किताब थी, चूँकि 2012 में आई थी, 13 में आई थी। इससे पहले अभी तक भी कोई जामे किताब मौजूद नहीं है कि जो इस स्पेसिफिक टॉपिक पर होती, इंसानी स्मगलिंग पर होती, उर्दू ज़ुबान में। इंडिया में या हिंदी में शायद लिखी थी, तो वो है, मुझे पसंद है अपनी किताब। उसमें रेफरेंस लोगों ने बहुत निकाले। गदागरी, द बैगिंग एक किताब थी, वो 100 साल बाद मैंने लिखी। यानी कि मुझसे पहले एक अहमद अब्दुल्ला फ़ारसी ज़बान में ईरान के रहने वाले थे, उन्होंने वो किताब लिखी थी, या उर्दू ज़बान में फिर एक मैंने किताब लिखी। गदागरी मुझे बहुत पसंद रही।
फिर अभी हाल ही में जिसने वो आग लगा दी है पाकिस्तानी सियासत में गद्दी नशीनों का किरदार। इस किताब ने सर फिर वो जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले थे, यूएई में, मिडिल बड़ा ईस्ट प्रेशर आया में, होगा बड़ा इसमें। जी बड़ा, लोगों ने इधर भी उधर भी स्पीचेस इसमें मेरी फेवर में, हेट स्पीच मेरे खिलाफ है, बड़ा बड़ा कुछ सर इसमें, बस कुछ ना पूछिए। तो अच्छा, वैसे ना एक आखिरी मेरा सवाल आपसे पूछना है कि आज भी जब हम कहते हैं कि जी किताब का दौर ख़त्म हो गया, लोगों में रीडिंग हैबिट ख़त्म हो गई, आप जितनी तादाद में बता रहे हैं कि इतनी प्रिंट हुई है, लोग पढ़ते हैं किताब को? सर ये जो आखिरी किताब थी ना, गद्दी नशीनों का किरदार वाले, पाकिस्तानी सियासत में गद्दी नशीनों का किरदार, इसको साल होने वाला है सर, 3 एडिशन आ चुके हैं इसके। अच्छा, तो वो फेंकने के लिए तो निगारशात वाले नहीं छाप रहे उसको। हाँ हाँ, अच्छा, पब्लिशर भी आपका अच्छा है। हाँ, पब्लिशर भी ठीक है, हमें पाकिस्तान से पहले क्या। तो ये सर, ये आपने कहा ना खत्म हो गया, अब ये कह सकते हैं कम हो गया है, और ख़तरनाक हद तक कम हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल है फिर भी हैं पढ़ने वाले, इसमें मैं भी शामिल हूँ। आप सोशल मीडिया पे एक पैगाम भेजते हैं अक्सर, जो लोग कहते हैं कि जो हमें भेज दें उनके लिए, वो ज़रा एक बताएं तो सही कि वो है क्या चीज़, क्यों आप वो मैसेज लोगों को अपना पैगाम भेजते हैं? किताब वाला, हाँ, जो आप कहते हैं कि जी कि मुझे वो आपको कहता है क्योंकि जी हमें भेज दें, आप उनको दोस्तों के लिए? नहीं, मेरे भाई हैं सारे, मैं बहुत एहतराम करता हूँ। हाँ। मेरे आपको पता है कि FB पे हज़ारों फॉलोअर्स हैं। हाँ। तो मैं तो शायद मेरे प्यार करने वाले हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं सबको तो नहीं जानता ना चूँकि, तो इस वजह से मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता, लेकिन वो दोस्त शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो समझते हैं कि ज़बीउल्लाह शायद अपने शौक़ से किताब लिखता है, छुपाता है, करता है। सर यकीन जानिए 1.5 से 2 साल लगते हैं किताब लिखने में, जितनी तहकीक होती है उसमें जो है, और वो पब्लिशर की मलकियत होता है, और मेरे तो है भी नहीं एग्जैक्टली। वो तो पब्लिशर तो मुझे, अब मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, वो तो मुझे एक दफ़ा पैसे दे देता है ना, वो कहता है ये आपके पैसे हैं, ये आप रख लें, या चांद एक 10, 20, 50 नुस्खे दे दिए, बाकी तो उसी के हैं, इतने 40-50 किताबें दे देते हैं, बाकी वो खुद छापते हैं, उनका बिजनेस है, कारोबार है उनका सर। तो दोस्त ये समझते हैं कि ये पता नहीं खुद ही छापता चुपता है। अब वो क्या करेंगे, मैसेज बड़ा मासूमाना होता है, वो ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं जी। अच्छा, इस तरह करें कि अपनी जितनी किताबें आपने लिखी हैं ना, वो किताबें इस एड्रेस पर भेज दें और भेजने के बाद में फिर वो हमें बता दीजिएगा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे बता दीजिएगा। मैं वो इतना मतलब मासूमियत, लोगों को समझना चाहिए कि ये किसी ने, जिसने छापी है, लिखी तो आपने है ना, लेकिन जिसने छापी है उसने बिजनेस के तौर पे छापी है, और उसी से ली जा सकती है। वो जिस डिस्काउंट पे देता है आपको डिस्काउंट पे ले ले। नहीं, वो एक किताब सर, अगर किसी एक का कहे ना कि यार वो पाकिस्तानी सियासत में मजहबी जमातों का किरदार, तो यार मैं उस पर थीसिस लिख रहा हूँ, मैंने बाय गॉड भेजी हैं सर, मैंने इन पेज कर दी हैं, जो बैनुल कौमी इंसानी स्मगलिंग है, उस पर PhD का थीसिस लिख रही थी, कराची नेशनल लाइब्रेरी की खातून थी, उनका नाम गालिबन राबिया था। उन्होंने मुझे ईमेल किया कि मुझे ज़बीउल्लाह आपकी ना वो किताब चाहिए, मैं चूँकि PhD कर रही हूँ इस मौजू पे, तो मुझे हेल्प लेनी है। मैंने कहा मुझे ईमेल एड्रेस दीजिए, मैंने उन्हें इन पेज फाइल भेज दी। सही मैंने कहा आप इजीली कर साहब। इसी तरह जो हमारी थी पाकिस्तानी सियासत में मजहबी जमातों का किरदार, मलेशिया में वहाँ एक बंदे ने PhD करनी थी इस मौजू पर, उसने कहा मुझे दे दीजिए, मैंने उसे इन पेज भेज दी। सर पता चल जाता है ना, कोई एक किताब मांगे समझ आती है, वो कहता है जितनी लिखी है भेज दें। ये मुमकिन भी नहीं होता ऐसा। बहुत शुक्रिया ज़बी साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। आपके साथ गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी थी, इसको घंटों हम कर सकते हैं इस पे बातचीत, लेकिन मजबूरी है, तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त लेनी है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन हमने कोशिश की कि सारे पहलुओं को इसके ऊपर इसमें कवर किया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था ऐसा, क्योंकि टॉपिक्स इतने थे, और ज़बी साहब की शख्सियत ऐसी है कि उसके ऊपर हम करते जाएं तो कई प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन जितना इस प्रोग्राम में कवर किया जा सकता था हमने किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।